नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। हम एक लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि बिहार की जो पुलिस है, खासकर जो पटना पुलिस है, वो इतनी अंतर्यामी है कि दुनिया में उसके जैसी पुलिस आपको मिल ही नहीं सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के जहानाबाद की एक लड़की जो पटना पढ़ने के लिए आती है और उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने। घर वालों ने उसका साथ दिया और कहा कि जहां भी तुम्हें पढ़ना है जाकर पढ़ सकती हो। इसके बाद जो है वो बिहार के पटना पहुंचती है। पटना में उसको नीट की तैयारी करनी थी, तो वो एक नीट की कोचिंग ज्वाइन करती है। नीट की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जो है, अब उसको रहने के लिए व्यवस्था भी ढूंढनी थी, तो वहीं पर जो है एक हॉस्टल था, शंभू गर्ल्स कॉलेज, शंभू गर्ल्स हॉस्टल था। उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल को जो है वो लड़की ज्वाइन कर लेती है। सारी चीजें आमतौर पर चलती रहती हैं। फिर जो है नया साल आ रहा था और 25 जनवरी को 25 जनवरी को जो है वो अपने सारी व्यवस्थाएं जब हो जाती हैं और 10 दिनों की लगभग छुट्टियां भी हो रही थी, तो वो हॉस्टल से जो है अपने घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद जो है वो लगभग 10 दिनों तक अपने घर वालों के साथ रहती है और 5 जनवरी को जो है वो वापस शंभू गर्ल्स हॉस्टल आ जाती है। शाम को बताया जाता है वो अपने दोस्तों से बात करती है, अपनी फैमिली मेंबर्स से बात करती है और सबसे बात करने के बाद वो सो जाती है। सोने के बाद जो है सुबह 6 बजे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब सारी गर्ल्स, सारी लड़कियां जो भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आती थी, लेकिन ये देखा गया कि 6 जनवरी को लड़की जो है वो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आती है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो सुबह का ब्रेकफास्ट लेने से इनकार कर देते हैं। ठंड ठंड का समय भी था, तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब काफी देर हो जाती है तो उसके बाद भी जब लड़की नहीं आती, तो जो केयर टेकर थी, जिसका नाम नीतू बताया जा रहा है, वो वहां पर पहुंचती है, गेट को खटखटाती है। गेट को खटखटाने के बाद जो है कोई भी आवाज, कोई भी हरकत अंदर से नहीं होती है। इसके बाद जो भी वहां के लोग रहे होंगे, जो भी अथॉरिटी रही होगी, उनको ये सूचना दी जाती है। वो लोग आते हैं और जब खोलते हैं तो लड़की जो थी वो अंदर बेहोश पड़ी हुई थी, उसकी सांसें चल रही थी। लड़की को उठाया जाता है और फिर जो है उसको एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। ये बताया जाता है कि यही केयरटेकर नीतू जो थी, ये उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गई थी और जब ये पहले हॉस्पिटल में पहुंची थी 6 जनवरी 2026 को, जब ये पहले हॉस्पिटल में पहुंची थी, तो उस डॉक्टर ने जो है वो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि एक लड़की आई है शंभुनाथ गर्ल्स कॉलेज से और शंभू गर्ल्स हॉस्टल से एक लड़की आई है जिसके जिस्म पर जो है चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान है। लेकिन पुलिस ने इस बात को जो है दरकिनार किया। उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कारण क्या रहे, किसी का दबाव था, क्या चीजें रही, कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद जो है पहले हॉस्पिटल से लड़की को जो है हालत सीरियस थी, इस वजह से जो है दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। लड़की दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां पर जो है उसको 3 दिनों तक रखा जाता है। 9 तारीख तक उसको रखा जाता है। इसके बाद जो है लड़की की हालत लगातार खराब हो रही थी और फिर पटना के फेमस वेदांता जो हॉस्पिटल है उसमें उसको भर्ती कराया जाता है। और जब घर वालों की सारी जानकारी हो जाती है तो घर वाले जो हैं वहीं पटना के एक थाने में पहुंचते हैं जहां पर वो लड़की रहती थी और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां की जो एसएचओ रोशनी कुमारी थी, वो रिपोर्ट लिख तो लेती है, लेकिन उसके बाद जांच कुछ भी नहीं करती हैं। वो करती क्या है कि केस को ज्यादा महत्व ना देने के केस को वो महत्व देती ही नहीं है। ज्यादा महत्व क्या देना, केस को महत्व देती ही नहीं है। लेकिन जब 11 तारीख को लड़की की मौत हो जाती है, तब पुलिस हरकत में आती है कि अब जो है मीडिया सवाल जब पूछेगी तो जवाब क्या दिया जाएगा। इसके बाद जो है 12 जनवरी को जो इनके एएसपी थे, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि लड़की के कमरे में नींद की गोलियां मिली और उसने अपनी जान खुद ली है।
उन्होंने ये भी कहा कि उसके शरीर पे कोई सेक्स असॉल्ट या हम कह सकते हैं जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। यहाँ तक ये कहा कि उसके साथ जो है रेप जैसी कोई हरकत नहीं हुई है। अब सोचिए कि ऑन रिकॉर्ड एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक एएसपी ये बात कर रहा है, ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है ये वाहियात बयान दे रहा है वो कि लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ना तो उसने अपने एसएचओ से कोई रिपोर्ट मांगी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एसएचओ साहिबा थी वो ना तो गर्ल्स हॉस्टल गई जहां पर उस लड़की को बेहोशी की हालत में पाया गया था। जब पहले हॉस्पिटल ने जानकारी उनको दी थी तो उस वक्त वो पहले हॉस्पिटल भी नहीं गई, दूसरे हॉस्पिटल भी नहीं गई, और वेदांता जब लड़की पहुंची उससे पहले जो है घर वालों ने इन जो एसएचओ रोशनी कुमारी थी इनको सूचना दी थी, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने लड़की के बयान दर्ज करने की कोशिश या जहमत नहीं उठाई। इन्होंने किया कि अपने इनका जो एक प्राइवेट ड्राइवर था एसएचओ का, उससे कहते हैं कि हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल है क्या, मुझे पता नहीं, तुम जाओ और देख के आओ। अब सोचिए कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका जो एक एसएचओ का ड्राइवर है वो जाता है, वो वहां से सीसीटीवी फुटेज और जो भी हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो लेकर जो है थाने आ जाता है। अब इस बात को जो है 72 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। अब खुद सोचिए कि क्या उन 72 घंटों में जो है, ये सवाल लाजमी है कि क्या उन 72 घंटों में सीसीटीवी से छेड़खानी नहीं की जा सकती? क्या उन 72 घंटों में जो सबूत थे, कमरे के अंदर बताया जाता है 90 नींद की गोलियां मिली हैं। आप खुद सोचिए कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाए, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लिख कर देगा तो क्या 90 नींद की गोलियां मिल जाएंगी? ये सवाल ही जो उठ रहे हैं, जो सवाल जिस तरीके से इस केस को दिखाया जा रहा है, ये खुद में एक जो है प्रश्न चिन्ह है। इसके बाद होता क्या है कि 48 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस, एएसपी, एसएसपी सबके सब एक दूसरे की बगले झांक रहे थे क्योंकि उनको जो है जवाब नहीं मिल रहे थे। लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि इतनी अंतर्यामी पुलिस, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये लिखा था कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उस लड़की के जिस्म पर घाव थे, घाव के निशान थे, लड़की के प्राइवेट पार्ट में चोट थी, लड़की के साथ जोर जबरदस्ती के भी निशान जो है शरीर पर थे। इसके बाद जो है एसएसपी जो कार्तिकेय मिश्रा हैं, उनका फिर एक बयान आता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया। अब एक डॉक्टर ने बताया तो हमने उसी बयान को दिया, और लड़की फिर वो जाते जाते लास्ट में ये बोल जाते हैं कि उसने सुसाइड की। अब सोचिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सारी जानकारी दे रही कि ऐसा ऐसा हुआ। अब 6 जनवरी को ये सारी जानकारी दी जा चुकी थी। अब इस हॉस्टल पर जो है कई सारे आरोप भी लगते हैं कि इसमें जो है जिस फरोशी के धंधे के में जो है इस हॉस्टल का नाम आया था, कई बार आया, और इसको जो चलाती है उनका नाम नीलम अग्रवाल है, उनके वो मालकिन है, उनका बेटा जो मनीष रंजन है वो इसको चलाता है, और इस पर जो है कई आपराधिक मुकदमे भी हैं। तो ये एक वो कहानी है जो सवाल खड़ा करती है कि एक इंटेलिजेंट छात्रा जो अपना भविष्य तलाश रही थी, जो आने वाले समय में एक बेहतरीन डॉक्टर हो सकती थी, जो हम कह सकते हैं कि अ, वो एक ऐसी डॉक्टर भी हो सकती थी जो इस देश के लिए होनहार भी साबित हो सकती थी, लेकिन उस वो डॉक्टर बनने से पहले एक हम कह सकते हैं बीज लगा था, उस बीज को ही इन्होंने निकाल के फेंक दिया मिट्टी से कि वो पेड़ ना बन सके। पता नहीं कितने लोगों को वो छाया देने वाली थी, कितने ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनकी वो जान बचाने वाली थी, कितने ऐसे लोग होंगे जो हम ये कह सकते हैं कि उसी के साए में जी सकते थे। कितने गरीबों की जो है, जो अपना इलाज नहीं करा सकते, हो सकता है कि वो एक लड़की जो है उनके लिए मसीहा बन सकती थी, लेकिन इन चंद लोगों की हवस का शिकार हो गई वो। और खैर इनकी तलाश जारी है। कई जो मनीष रंजन है, ये बताया जा रहा है कि वो
पुलिस से छिपकर भाग रहा है, तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब पटना पुलिस के जो बयान हैं उनको सुनेंगे आप, तो बेतुके, वाहियात, बेबुनियाद और झकझोर देने वाले बयान हैं। इस तरीके से जो इंसान है उसका कानून से भरोसा उठना लाजमी है।